हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस सीरीज की कहानी जानने वाले हैं उसका नाम है मुथस्सी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी जंगल के बीच बने एक पुराने घर में रहने वाली युवक से होती है। लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ ऐसे ऐसे रहस्यों का पता चलता है जिन्हें जानकर कोई भी डर जाए। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस गाँव की कोई भी महिला गर्भवती नहीं होती। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लीला नाम की एक लड़की से होती है। वह अपने पिता और अपनी दो बहनों के साथ जंगल के पास बसे एक गांव में आती है, जहां उसकी शादी राजन नाम के एक युवक से होती है जो एक पुराने पुश्तैनी घर में रहता है। लीला की दो बहनें अपने पिता से पूछती है कि आखिर उसे इस जंगल वाले घर में ही क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जब लीला पहली बार राजन को देखती है तभी उसे वह पसंद आ जाता है, इसलिए उसकी अपनी मर्जी से शादी होती है। राजन शादी की सारी तैयारियां पहले ही कर चुका होता है। उसके साथ मौजूद एक आदमी कहता है कि शादी ग्रहण होने के समय ही होनी चाहिए। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। राजन उन्हें अपने पिता की मूर्ति दिखाकर कहता है कि यही उनके पिता मल्लिकन की प्रतिमा है और उसकी इच्छा थी कि उनकी प्रतिमा को साक्षी मानकर ही शादी हो। इसके बाद बिना ज्यादा रस्मों के राजन लीला के गले में मंगलसूत्र बांध देता है। फिर वह लीला के पिता और बहनों से कहता है कि ग्रहण खत्म होने वाला है, इसलिए आप लोग अपने घर लौट जाइए, और वे वहां से वापस चले जाते हैं। अब लीला राजन के साथ उसके पुश्तैनी घर पहुंचती है। घर की टूटी फूटी हालत देखकर वह डर जाती है। आसपास भी कोई दूसरा घर नजर नहीं आता। फिर लीला पूछती है कि शादी में उसकी माँ क्यों नहीं आई। राजन कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे इतनी दूर चलकर नहीं आ सकी। राजन उसे उनका कमरा दिखाता है। जब लीला उसकी माँ से मिलने की बात करती है तो वह कहता है कि माँ का स्वभाव थोड़ा अलग है, वे हमेशा ऊपर वाले कमरे में रहती है, तुम अकेले उनके पास मत जाना, कल मिल लेना। कुछ देर बाद राजन जंगल में जाता है और एक नेवले का शिकार कर देता है। लीला ये सब खिड़की से देख रही होती है और फिर राजन नेवले का मांस काटकर एक पत्ते में बांधता है। यह देखकर लीला उसके पीछे पीछे जाती है। राजन ऊपर अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है। उसकी माँ का नाम कांति होता है, जिनके बहुत लंबे बाल होते हैं। छिपकर देख रही लीला देखती है कि राजन अपनी माँ को एक शराब से भरी बोतल और कच्चा नेवले का मांस देता है। कांति उस कच्चे मांस को वैसे ही खा लेती है और साथ में शराब भी पीती है। यह देखकर लीला बहुत डर जाती है। वह सोचने लगती है कि उनकी सास इतना अजीब व्यवहार क्यों करती है। तभी अचानक कांति उनका नाम लेकर उसकी तरफ मुड़ती है। उनका चेहरा देखते ही लीला डर जाती है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। राजन उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अगली सुबह जब लीला को होश आती है तो उसके सिर पर हल्की चोट लगी होती है। राजन उस पर दवा लगा चुका होता है। लीला रात वाली बात पूछती है राजन से। तब राजन कहता है कि उसकी माँ का स्वभाव अलग है। उनकी माँ इस इलाके की बहुत बड़ी तांत्रिक है। वे आत्माओं और शक्तियों को बुलाने का काम करती थी। अब उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए उन्होंने यह विद्या उसे भी सिखा दी है और अब वही यह काम करता है। राजन आगे बताता है कि इसी वजह से उसकी माँ को बहुत अजीब आदतें पड़ गई है। वे हमेशा एक ही कपड़ा पहनती है और सिर्फ नेवले का मांस और शराब ही खाती है, इसके अलावा कुछ नहीं खाती। इसलिए तुम अकेले उनके पास मत जाना और उनके स्वभाव को समझने की कोशिश करना। इसके बाद लीला पूरे घर और आसपास की सफाई करने लग जाती है। तभी उसे बाहर कांति के बहुत लंबे बाल बिखरे हुए मिलते हैं। रसोई में खाना बनाने के लिए कोई सामान नहीं होता। राजन कहता है कि वह बाजार से सामान ले आएगा, लेकिन लीला कहती है कि मैं बाजार जाऊंगी क्योंकि मैं रास्ता भी देख लूंगी, आप सिर्फ पैसे दे दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगा। राजन उसे पैसे दे देता है और लीला बाजार चली जाती है। सामान खरीद कर लौटते समय उसकी मुलाकात फूल बेचने वाली औरत से होती है। लीला उससे कुछ फूल खरीदती है। वह औरत पूछती है, क्या तुम राजन की पत्नी हो? लीला हाँ कहती है। तब वह औरत कहती है, तुमने आखिर क्या सोचकर राजन से शादी की? लीला हैरानी से पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रही है? तब वह औरत राजन, कांति और उस पुराने घर के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह घर मनहूस है। सिर्फ वही घर नहीं बल्कि पिछले 10 साल से पूरा गाँव एक श्राप से पीड़ित है। यहाँ कोई भी महिला गर्भवती नहीं होती है, किसी के बच्चे नहीं है, और अगर बाहर से कोई गर्भवती महिला यहाँ आती है तो या तो उसका बच्चा मर जाता है या फिर वह खुद गायब हो जाती है। इसके बाद वह औरत एक और घटना बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे घर के पास अम्मड़ी नाम की एक औरत रहती थी। उसके बेटे मुरली की पत्नी प्रभा एक दिन औषधीय पौधे तोड़ने वहाँ गई थी, लेकिन जब उसने पौधे की जड़ निकाली तो वहाँ जड़ की जगह कांति के लंबे बाल निकले थे। वे बाल उसके हाथ में लिपट गए और बाद में प्रभा मृत अवस्था में मिली। लोगों का कहना था कि यह सब कांति की तांत्रिक शक्तियों की वजह से हो रहा है, इसलिए मुरली और उसके कुछ साथी कांति को मारने के लिए उस पुश्तैनी घर में घुस गए। लेकिन जैसे ही एक आदमी घर के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कांति ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मुरली को भी मार डाला। उसने कई आत्माओं को बुलाकर उन्हें गुड़ियों में कैद कर दिया और एक कमरे में बांध कर रखा था। जो भी लोग उस गांव के पास गए उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए लोग उस घर को श्रापित मानते थे। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरा एपिसोड की शुरुआत में हम लीला को देखते हैं जो बाजार वाली औरत की सारी बातें सुनने के बाद उस कमरे की जांच करने के लिए जाती है जहां पर गुड़िया लटकी हुई थी। जैसा उस औरत ने बताया था वहां सचमुच बहुत सारी गुड़िया बंधी हुई थी। लीला उसे छूकर देखती है, तभी उसे सामने लगे शीशे में ऐसा लगता है जैसे कांति की परछाई दिखाई दी हो। उसी समय राजन वहां आ जाता है। वह कहता है कि यह कमरा उनके पूर्वजों का है, जहां वे आत्माओं को बुलाकर रखते थे। पहले उनकी माँ यह काम करती थी, अब वही करता है। जब उसे पैसों की दिक्कत पड़ती है तो वह आत्माओं को बुलाकर पैसे कमाता है। वह यह भी बताता है कि पहले उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे यह काम करना पड़ा। फिर वह लीला से कहता है कि अगर उसने इन गुड़ियों को छुआ है तो मल्ली के पानी से हाथ धो लेना चाहिए।
यह सुनकर लीला डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन रास्ते में चलते चलते लीला को चक्कर आ जाती है और वह गिर पड़ती है। उसी समय फूल बेचने वाली औरत वहाँ पहुँचती है। वह लीला का हाथ देखकर कहती है कि वह गर्भवती है। वह हैरानी से कहती है कि इस गाँव में कोई भी औरत गर्भवती नहीं होती, लेकिन लीला माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ऊपर कमरे में बैठी कांति अपनी दिव्य शक्ति से यह सब सुन और देख रही होती है। दूर दूर की बातें भी वह अपनी शक्ति से जान लेती है। राजन और लीला खुशी खुशी यह खबर कांति को बताते हैं, लेकिन कांति उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम जैसे मूर्ख का बच्चा भी किसी काम का नहीं होगा, तुम्हारी तरह वह भी बेकार ही होगा। यह सुनकर लीला को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। राजन भी अपनी माँ की बात से नाराज हो जाता है। वह किसी तरह लीला को समझाता है और कहता है कि माँ कभी कभी ऐसी बातें कर देती है, बुरा मत मानो। तब लीला कहती है कि गाँव वाले इस घर और तुम्हारी माँ के बारे में बहुत डरावनी बातें करते हैं, चलो हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन राजन कहता है कि वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वह लीला से कहता है कि अगर तुम माँ से प्यार करोगी तो वह भी तुमसे प्यार करेगी, एक बार कोशिश करके देखो। राजन के कहने पर लीला कांति के पास जाती है। वह उनके लंबे बालों में कंघी करती है और उन्हें बांध देती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और लीला के घर में बच्चा भी बढ़ने लगता है। वह बीच बीच में अपने पिता को चिट्ठियां भी लिखती है। एक दिन कपड़े रखते समय लीला को राजन की अलमारी में जानवर की खाल पर लिखे कुछ मंत्र मिलते हैं। वह उन्हें खोलकर देखती है और फिर वापस वही रख देती है। एक दिन वह रसोई में सब्जी काट रही होती है, तभी ऊपर से कांति उसे बार बार आवाज देती है। अचानक डरने की आवाज से लीला का हाथ कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। ऊपर बैठी कांति को खून की गंध आ जाती है। लीला समझ जाती है कि कांति ने शराब मांगने के लिए बुलाया है। वह डरते डरते शराब लेकर उनके कमरे में जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही कांति उनके कटे हुए हाथ को अपने मुंह से लगाकर उसका खून पीने लगती है। उसी समय दूसरी जगह उनके रिश्तेदार श्रीधर को दिखाया जाता है। वह अपनी शक्ति से यह सब देख रहा होता है, क्योंकि कांति की तरह उसके पास भी शक्तियां होती है। कांति लीला से कहती है कि तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है, तुम एक बच्चे को जन्म दोगी। यह सुनकर लीला और भी डर जाती है और तुरंत वहां से नीचे चली जाती है। नीचे आने पर वह देखती है कि उसके हाथ का घाव भी गायब हो चुका है। बाद में लीला राजन से गाँव वालों की बातों के बारे में पूछती है। राजन कहता है कि लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, हमारी पीढ़ियों से यही काम रहा है। हम गांव में आतंक फैलाने वाली बुरी आत्माओं को, चाथन जैसी शक्तियों को पकड़ते हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में तरह तरह की कहानियां बना लेते हैं। कुछ समय बाद रास्ते में श्रीधर की मुलाकात राजन से होती है। वह पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? राजन कहता है कि नहीं। तब श्रीधर बताता है कि वह उसका बड़ा भाई लगता है। वह कहता है कि कांति के पति मल्लिकन की माँ का नाम सुमेश्वरी था। सुमेश्वरी के 2 बच्चे थे, मल्लिकन और आइल्या। आइल्या का बेटा श्रीधर है। इस तरह वह राजन का रिश्तेदार और बड़े भाई जैसा है। श्रीधर कहता है कि उसके पास भी कांति जैसी कई शक्तियां हैं, उसे भी वही शराब पसंद है जो कांति पीती है। फिर वह कहता है कि तुम्हारे पिता और पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली तुम्हारी माँ ही है, हमें उसे खत्म करना होगा। राजन यह सुनकर कहता है कि मैं अपनी माँ को क्यों मारूं? श्रीधर कहता है कि तुम्हारी माँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है। वह आगे कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें लीला से शादी करने के लिए कहा था और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। लीला असुर वंश और देवगढ़ से जुड़ी एक विशेष लड़की है। तुम्हारी माँ अपने वंश को आगे बढ़ाने और एक नई शक्तिशाली संतान पैदा करने के लिए ही लीला को चुनकर लाई है। लेकिन राजन श्रीधर की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। तब श्रीधर कहता है कि अगली पूर्णिमा से पहले इस जंगल में एक और राक्षस जन्म लेने वाला है। अगर तुम अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ के लंबे बालों से ही उनका गला घोंटकर। लेकिन राजन उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता और वहां से चला जाता है। उधर एक दिन लीला कपड़े धो रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसका बच्चा अब नहीं बचा। जब तक राजन वहां पहुंचता है, लीला की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। दोनों अपने होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाते। अपने बच्चे को खोने का दुख दोनों को अंदर तक तोड़ देता है। यहीं पर दूसरा एपिसोड समाप्त होता है। अब चलते हैं तीसरी एपिसोड की शुरुआत में कांति राजन से कहती है कि दुख मत करो, अगर बच्चा चला गया तो जाने दो, तुम बहुत जल्द फिर से पिता बन जाओगे। राजन खुशी खुशी यही बात लीला को बताता है कि माँ ने ऐसा कहा है, लेकिन यह सुनकर लीला को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि क्या नया बच्चा होने की उम्मीद में मेरे खोए हुए बच्चे का दर्द खत्म हो जाएगा? इसके बाद लीला खुद कांति के पास जाती है। कांति भी उससे कहती है कि तुम दुख मत करो, बहुत जल्द तुम एक बेटे को जन्म दोगी। गुस्से में लीला उनसे पूछती है, इस गांव की औरतों को बच्चे क्यों नहीं होते? लोग यह गांव छोड़कर क्यों चले जाते हैं? तब कांति उसे अपने पास बुलाती है, उसके पेट पर हाथ रखती है और कहती है, सबकी शुरुआत तुमसे होगी, तुम फिर से गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म दोगी। इसके बाद इस गाँव की औरतें भी फिर से माँ बन जाएगी। उस रात जब लीला सो रही होती है, तब कांति अपने कमरे में बैठकर गिलास का पानी नीचे गिराती हुई दिखाई देती है। उसी समय लीला को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह पानी पी रही हो। अचानक वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति आ जाती है। वह शक्ति लीला के दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में फैला देती है। वह एक राक्षसी शक्ति होती है जिसका अंश लीला के शरीर में प्रवेश कर जाता है। डर कर जब लीला उठती है, तब वह शक्ति वहाँ से जा चुकी होती है। अगली सुबह जब वह अपने आप को आईने में देखती है तो उसे लगता है कि उसका शरीर कांति जैसा बनता जा रहा है। उसी आईने में ऐसा भी दिखाई देता है कि वह कांति की तरह नेवले का कच्चा मांस खा रही है। जैसे उसे समझ नहीं आता कि जो कुछ वह देख रही है वह सच है या केवल उसका भ्रम। तभी उसे उल्टी होने लगती है। यह सब कांति देख रही होती है। वह लीला को ऊपर बुलाती है
लीला मांस और शराब लेकर उसके कमरे में जाती है। कांति कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम फिर से गर्भवती हो। इस बार सब ठीक होगा, इस बार तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, तुम उसे जन्म दोगी। यह सुनकर लीला को थोड़ी राहत मिलती है। उसी समय श्रीधर राजन से मिलने वहां आता है, लेकिन उस समय राजन घर पर नहीं होता। लीला को देखते ही श्रीधर समझ जाता है कि वह गर्भवती है। लीला हैरानी से पूछती है, आपको यह कैसे पता चला? श्रीधर कहता है कि मैं भी कांति के परिवार का हूँ, मेरे पास भी उनकी तरह कई शक्तियां हैं। ऊपर से कांति यह सब देख रही होती है। श्रीधर लीला से कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी बच्ची को बचाना चाहती हैं तो यहाँ से भाग जाओ। उसी समय कहीं से भैंस की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर श्रीधर कहता है, अब मुझे जाना होगा, और वहां से चला जाता है। रात को जब राजन वापस आता है तब लीला उसे बताती है कि वह फिर से गर्भवती है। यह सुनकर राजन बहुत खुश हो जाता है। फिर लीला उसे श्रीधर के आने और वहां से भाग जाने की सलाह देने वाली बात भी बताती है। राजन कहता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद कांति राजन को बुलाकर कहती है कि बाहर के लोग हमें अलग करने की कोशिश करेंगे, तुम उनकी बातों में मत रहना। अगर लीला के गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित रखना है तो अब श्रीधर को इस घर पास मत आने देना। धीरे धीरे दिन और महीने बीत जाते हैं। एक रात लीला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। राजन तुरंत दाई को बुलाने जाता है। पहले तो दाई उस घर में आने से मना कर देती है, लेकिन जब राजन बहुत विनती करता है और उसके पैरों पर गिर जाता है तब वह कहती है कि तुम जाकर दवा ले आओ, मैं घर चली जाती हूँ। दाई अकेले लीला के घर पहुँचती है। जैसे ही वह पुश्तैनी घर के सामने पहुँचती है वहाँ उसे चारों तरफ भैंस का कबर दिखाई देता है। साथ ही लगातार भैंस की आवाज भी सुनाई देती है। जब वह घर के अंदर जाती है तो देखती है कि लीला बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। लीला जितनी जोर से दर्द में चीख रही होती है उसकी आवाज बिल्कुल भैंस की आवाज सुनाई दे रही होती है। यह देखकर दाई बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजन वहां वापस आता है तो वह देखता है कि लीला जमीन पर पड़ी हुई है। उसने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर से कांति की आवाज सुनाई देती है। राजन तुरंत ऊपर जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लीला का नवजात बच्चा कांति की गोद में है। कांति उस बच्चे को बिल्कुल अपने बेटी की तरह सीने से लगाकर बैठी होती है। यह देखकर राजन को किसी बड़े खतरे का एहसास होने लगता है। यहीं पर तीसरा एपिसोड समाप्त होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि राजन बच्चे को वापस लाकर लीला के पास सुला देता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, फिर भी उसके मन में किसी अनजाने डर ने घर कर लिया था। धीरे धीरे राजन शराब पीने लगता है, जबकि उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। लीला उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन राजन कहता है कि वह अपने डर और दुख को भूलने के लिए शराब पीता है। लीला समझ नहीं पाती कि आखिर राजन इतना बदला बदला क्यों रहने लगा है। कभी कभी कांति लीला को ऊपर बुलाती है और कहती है कि बच्चों को कुछ देर के लिए मुझे दे दो। लीला भी बिना कुछ सोचे बच्चा उन्हें दे देता है। समय बीतता जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। उन दोनों ने अपने बेटे का नाम श्री कुट्टन रखा था। अब वह बड़ा होने लगा था। उधर राजन पूरी तरह शराब का आदी बन चुका था। श्री कुट्टन अक्सर देखता था कि उसका पिता नेवले का मांस और शराब लेकर रोज कांति के कमरे में जाता है। जब कांति मंत्र पढ़ती थी तब भी श्री कुट्टन चुपचाप उन्हें ध्यान से देखता रहता था। एक दिन राजन नेवले का मांस काटकर पत्ता लेने बाहर जाता है। तब श्री कुट्टन उस मांस को सूंघता है। उसे उस मांस की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। राजन यह सब देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका बेटा धीरे धीरे उसकी माँ कांति की तरह बनता जा रहा है। यह सोचकर राजन बहुत दुखी हो जाता है। वह फिर से शराब पीता है और नशे में वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उधर कांति भूख लगने की बात कहकर जोर जोर से आवाज लगाने पहले की तरह राजन ही शराब और नेवले का मांस लेकर उनके कमरे में जाता था, लेकिन इस बार राजन की जगह श्री कुट्टन खुद मांस और शराब लेकर कांति के कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। वह अक्सर कांति के कमरे में जाने लगता है। उसे कांति से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। श्री कुट्टन को कांति के साथ खेलते हुए देखकर लीला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह सब बहुत खतरनाक है। एक दिन लीला देखती है कि श्री कुट्टन जोर जोर से वही मंत्र बोल रहा है जिसे उसने पहले राजन की अलमारी में देखा था। मंत्र पढ़ते हुए वह एक गुड़िया के शरीर में कील ठोंक रहा था। यह देखकर लीला समझ जाती है कि उसका बेटा भी इस परिवार के बाकी लोगों की तरह बनता जा रहा है। वह तुरंत उसे वहां से पकड़कर नीचे ले आती है। लीला ने पहले ही श्री कुट्टन से कहा था कि वह इस पुश्तैनी घर की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन श्री कुट्टन उसकी बात नहीं मानता। वह बाहर निकल जाता है और गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है। उनमें से एक लड़का श्री कुट्टन को मार देता है, जिससे श्री कुट्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें भैंस की आंखों की तरह चमकने लगती है। जिस लड़के ने उसे मारा था उसकी माँ का नाम गीता था। गीता वहां आती है और श्री कुट्टन को खूब डांटती है। वह कहती है कि मेरे बेटे को भी मत बिगाड़ो, अब से उसके साथ खेलने मत आना। लेकिन श्री कुट्टन चुपचाप गीता के पास जाकर और उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। गीता गर्भवती थी। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात लीला से होती है। वह श्री कुट्टन की शिकायत करते हुए सारी बात बता देती है। इसके बाद लीला श्री कुट्टन को डांटते हुए कहती है, बाहर क्यों गए? मैंने तुम्हें साफ मना किया था इस घर की सीमा से बाहर नहीं जाना। लेकिन श्री कुट्टन की बात सुनने के बजाय धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगता है। उसका व्यवहार इतना डरावना था कि लीला भी घबरा जाती है। उसी समय वहाँ राजन आ जाता है और श्री कुट्टन को देखता है। यह देखकर राजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह श्री कुट्टन को बुरी तरह पीट देता है। अपने बेटे को पीटता
देखकर लीला को बहुत दुख होता है। वह राजन से कहती है कि बच्चे को मत मारो। उधर उसी रात गर्भवती गीता के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। आखिरकार वह अपना बच्चा खो देती है। गीता सबको बताती है कि श्रीकुट्टन ने उसके पेट पर हाथ रखा था। तब लोगों को यकीन हो जाता है कि उसके बच्चे की मौत के पीछे श्रीकुट्टन और उसके परिवार का श्राप ही है। यहीं चौथा एपिसोड खत्म होता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में गीता का पति और गांव के कई लोग रात में राजन को रोक लेते हैं और उसे धमकाते हैं। वे कहते हैं तुम्हारे परिवार की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। अब तुम्हें दो में से एक काम करना होगा, या तो अपने बेटे को उस पुश्तैनी घर से बाहर निकलने मत देना, या फिर अपने पूरे परिवार के साथ यह गाँव छोड़कर चले जाना। तुम्हें इनमें से एक फैसला जरूर करना होगा। राजन समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। वह पहले ही अपने बेटे के स्वभाव में आए हुए बदलाव को महसूस कर चुका था। मदद की उम्मीद में वह श्रीधर के पास जाता है। राजन को देखते ही श्रीधर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझे उसी दिन पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर वह राजन से कहता है, लेकिन अब तुम मेरे पास बहुत देर से आए हो। राजन दुखी होकर पूछता है, मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ। तब वह आदमी एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि वह औरत तुम्हारी माँ नहीं। जब तुम 18 साल के थे तभी तुम्हारी असली माँ कांति की मौत हो गई थी। इतने सालों से जिसके साथ तुम रह रहे थे वह तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। यह सुनकर राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी आगे बताता है कि 30 साल पहले मर चुकी कांति की आत्मा को एक भयानक शक्ति नियंत्रित कर रही है। उसी शक्ति से आधे इंसान और आधे भैंस के रूप वाला एक राक्षस अरुमामाडन पैदा हुआ था। वही कांति की आत्मा को अपने वश में रखे हुए हैं। फिर वह एक और बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि श्रीकुट्टन राजन और लीला का बेटा नहीं है, वह कांति की आत्मा और एरुमामाडन संतान है। उस बच्चे को जन्म देने के लिए उन्हें एक औरत के शरीर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने राजन की शादी लीला से करवाई। श्रीकुट्टन केवल 10 साल तक इंसान रहेगा। अगले दिन उसका 11वां जन्मदिन है और 11 साल का होते ही वह पूरी तरह राक्षस बन जाएगा। यही कांति के साथ भी हुआ था। यह सब सुनकर राजन पूरी तरह टूट जाता है। अगले ही दिन बेटे का जन्मदिन है और वही दिन सब कुछ बदल देगा। उसके बाद श्रीधर उसे पूरी कहानी बताता है। बहुत साल पहले जंगल में रहने वाली बेदर जनजाति की आखिरी पीढ़ी में कांति नाम की एक लड़की पैदा हुई थी। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी चमकती हुई आंखें थी। बचपन से ही लोगों का मानना था कि उसके अंदर कई अलौकिक शक्तियां हैं। इसी वजह से उसका भाई उसे तंत्र मंत्र सिखाने के लिए कोनगिड़ी प्रसिद्ध मना में ले गया। वहाँ सिर्फ महिलाओं को ही तंत्र विद्या सिखाई जाती थी। उनकी गुरु का नाम सुमेश्वरी था। उनके 2 बच्चे थे, मल्लिकन और आइल्या। कांति बाकी शिष्यों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने हर विद्या बहुत जल्दी सीख ली, इसलिए सुमेश्वरी ने उसे रक्ताक्षर ग्रंथ की लगभग सारी विद्या सिखा दी। लेकिन उस ग्रंथ का एक अध्याय किसी को भी नहीं सिखाया जाता था। उसका नाम था रक्त अध्याय। कांति के मन में उसी अध्याय को सीखने की इच्छा बढ़ती गई। इसी बीच सुमेश्वरी की बेटी अहिल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके नामकरण समारोह में जाने के लिए सुमेश्वरी गांव से बाहर चली गई। जाते समय उन्होंने पूरे गांव की रक्षा की जिम्मेदारी कांति को दी। उसी दौरान करीमला जंगल में मुचुंडी नाम की एक भयानक दुष्ट शक्ति गाँव पर हमला कर देती है। कांति उससे लड़ती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद गाँव के लोग उसे मनदेवी चंडूलिका का रूप मानकर पूजा करने लगती है। सबकी पूजा और सम्मान पाकर कांति के मन में और भी ज्यादा शक्तिशाली बनने की लालसा पैदा हो जाती है। वह छिपकर रक्ताक्षर ग्रंथ निकालती है और रक्त अध्याय पढ़ लेती है। इसमें लिखा था कि यदि कोई एक कुंवारे युवक को अपने प्रेम में फंसाकर उससे शादी करे, फिर उसकी हत्या करके उसकी आत्मा को अपने वश में कर ले, तो उसे असीम शक्तियां मिल सकती है। और भी शक्तिशाली बनने के लिए कांति सुमेश्वरी के बेटे मल्लिकन को अपने प्रेम में फंसाती है, उससे शादी करती है और बाद में उसकी हत्या कर देती है। फिर उसकी आत्मा को बांधकर अरुमामाडन नाम का राक्षस पैदा करती है। जब सुमेश्वरी को यह सच पता चल जाता है तो वह कांति को श्राप देती है, लेकिन कांति उस श्राप की परवाह नहीं करती। अरुमामाडन की मदद से वह सुमेश्वरी के पूरे परिवार का नरसंहार कर देती है। लेकिन सुमेश्वरी की बेटी अहिल्या के गर्भ में पल रहा बच्चा बच जाता है। वही बच्चा आगे चलकर श्रीधर बनता है। उसी समय कांति को पता चलता है कि उसके गर्भ में मल्लिकन का बच्चा पल रहा है। समय आने पर वह एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम राजन रखा जाता है। अरुमामाडन की मदद से कांति की शक्तियां लगातार बढ़ती जाती है। वह अपने बालों और तांत्रिक शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे उसकी आदतें भी बदल जाती है। अब उसे कच्चा मांस और शराब पसंद आने लगते हैं। एक दिन कांति हनुमान कुंड में तंत्र विद्या करने जाती है, लेकिन वहां की दिव्य शक्ति के सामने उसकी सारी ताकत कमजोर पड़ जाती है। अपमानित होकर वह दुनिया से छिप जाती है और एक नई शक्ति पैदा करने का फैसला करती है। इसके लिए उसे एक ऐसी औरत के शरीर की जरूरत होती है जिसका जन्म असुर वंश की देवगढ़ जाति में हुआ हो। आखिरकार उसे लीला मिल जाती है। श्रीधर राजन से कहता है, मेरा जन्म ही तुम्हारी माँ और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए हुआ है। इस बार उस राक्षस को जलाकर। इस बार राजन भी श्रीधर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे समझ आ चुका था कि इतने सालों तक उनकी माँ ने उसे सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखा था। उधर कांति लीला से कहती है, तुम राजन के साथ जो चाहो करो, लेकिन श्रीकुट्टन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लीला गुस्से में कहती है, वह मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जो चाहूँ करूंगी।
तब कांति गुस्से से कहती है, वह तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा शरीर किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता था, लेकिन मेरी शक्तियां एक बच्चे को पैदा कर सकती थी, इसलिए तुम्हारे गर्भ में जो श्रीकुट्टन पल रहा था वह मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। यह सुनकर लीला हैरान रह जाती है, उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उस रात जब राजन घर लौटता है तो लीला उससे यही बात पूछती है, लेकिन राजन कहता है कि उसकी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। अब राजन समझ चुका था कि इस मुसीबत का एक ही रास्ता है, अपनी माँ को खत्म करना। रात को वह हमेशा की तरह कच्चा मांस और शराब लेकर कांति के कमरे में जाता है। वह उससे पूछता है, हमारा पहला बच्चा क्यों मारा था? कांति बिना किसी पछतावे के कहती है, असल शक्ति पैदा होने से पहले एक बलि जरूरी थी, तुम्हारा पहला बच्चा वही बलि था। यह सुनते ही राजन का गुस्सा फूट पड़ता है। श्रीधर के बताए तरीके से वह कांति के बालों का इस्तेमाल करके उसका गला घोंट देता है और उसे मार डालता है। यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म होता है। छठे और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में श्रीकुट्टन सपना देखता है कि कांति मर गई है। वह घबराकर उठता है और जाकर देखता है कि कांति सचमुच मरी हुई पड़ी है। इसी दौरान लीला के पिता और उसकी बहनें भी वहां पहुंच जाते हैं। राजन सभी से कहता है कि ज्यादा सवाल मत पूछिए और अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। औरतें मिलकर कांति के शव को नहलाती है, उसके हाथ पैरों के नाखून काटे जाते हैं। फिर राजन उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर उसी चादर में शव को लपेट देता है। जब राजन और लीला के पिता मिलकर शव उठाने की कोशिश करते हैं तो वह बहुत भारी लगता है। तभी राजन कांति के बाल काटकर लीला के हाथ में दे देता है। उसके बाद शव अचानक हल्का हो जाता है। वे घर के पास ही चिता बनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उस समय तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी चिता की आग बुझती नहीं। श्रीकुट्टन यह देखकर लगातार रोता रहता है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद लीला के पिता सारी बात पूछते हैं। तब राजन कहता है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। वह मेरी माँ नहीं, वह एक राक्षसी थी। मैं इतने सालों तक उसे अपनी माँ समझकर उसकी सेवा करता रहा, लेकिन लीला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि राजन शराब के नशे में कुछ भी बोल रहा है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसमें श्रीधर पहले ही राजन से कह चुका था कि इस मुसीबत से छुटकारा तभी मिलेगा जब कांति और श्रीकुट्टन दोनों खत्म होंगे। राक्षस को पूरी तरह नष्ट करने के लिए दोनों का मरना जरूरी है, लेकिन राजन यह सच लीला को नहीं बता सकता, इसलिए वह सिर्फ इतना कहता है कि कांति की आत्मा को रोकने के लिए श्रीकुट्टन का यहाँ रहना जरूरी है। अगले दिन श्रीधर अपनी सहायिका भद्रा के साथ वहां पहुंचता है। पूजा शुरू होती है। कांति की अस्थियां इकट्ठी की जाती है। फिर अस्थियों से भरा कलश और एक विशेष खंभा घर के उस कमरे में रखा जाता है जहां कभी धूप नहीं आती। श्रीधर श्रीकुट्टन से कहता है कि अगर वह खंभा अपनी जगह पर ना टिके तो उसके ऊपर अपने खून की एक बूंद गिरा देना। अब जब श्रीकुट्टन ऐसा करता है तो वह खंभा वहीं स्थिर हो जाता है। इसके बाद श्रीधर राजन से कहता है, अगर कांति की आत्मा और उस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करना है तो श्रीकुट्टन को मारना ही पड़ेगा। श्रीधर राजन से कहता है, जो भी इस मंत्र वाले मैदान की तरफ आए उसे इस लोहे की कील के पास के पलाश के पेड़ में बांध देना। अगर उसे पकड़कर रोकना पड़े तो इस लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करना। यह सब ठीक से करने पर ही उस राक्षस को रोका जा सकता है। इन सारी बातों की जानकारी लीला को नहीं होती। उसे बस इतना पता था कि वहाँ कोई पूजा हो रही है। इसके बाद श्रीधर श्रीकुट्टन से वह लकड़ी का खंभा उठाकर लाने के लिए कहता है। श्रीधर उसे उठाकर मंत्र वाले मैदान में ले जाता है। वह उसे मैदान के बीचों बीच रख देता है और वापस जाने लगता है। तभी श्रीधर की सहायिका भद्रा उसे पकड़ लेती है। यह देखकर लीला घबरा जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन राजन उसे रोकते हुए कहता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यह करना ही पड़ेगा। तभी लीला को समझ में आ जाता है कि वे लोग उसके बेटे को मारने वाले हैं। वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राजन उसे पकड़कर पास के एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। कमरे की लकड़ियों के बीच बनी दरारों से लीला सब कुछ देख सकती थी। वह बेबस होकर अपने बेटे के साथ क्या होने वाला है यह अपनी आंखों से देख रही थी। तभी श्रीकुट्टन के अंदर छिपा एरुमामाडन बाहर आ जाता है। वह भैंसों की तरह जोर जोर से गरजने लगता है। फिर वह कच्चा मांस और शराब पीने लगता है। श्रीधर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाता। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एरुमामाडम को काबू में नहीं कर पाता। एरुमामाडम श्रीधर और भद्रा दोनों को दूर फेंक देता है। उसी समय लीला अपने बेटे का असली रूप देख लेती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि श्रीकुट्टन उसका असली बेटा नहीं बल्कि एरुमामाडम है, लेकिन फिर भी उसने ही उसे जन्म दिया था, इसलिए उसके मन में श्रीकुट्टन के लिए माँ का प्यार था। किसी तरह राजन लोहे की जंजीर से श्रीकुट्टन को बांध देता है। फिर उसे पास के पलाश के पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। अब वह उसके सिर में कील ठोंककर उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन राजन का हाथ रुक जाता है। जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला था उसे इस हालात में देखकर वह टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा एक दिन राक्षस बन जाएगा। बहुत हिम्मत जुटाकर जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तभी लीला कमरे से बाहर निकल जाती है। वह धनुष से एक तीर चलाती है जो सीधा राजन के शरीर को चीरता हुआ निकल जाती है। रोती हुई लीला राजन के पास आती है और कहती है, मुझे पता है कि वह मेरा असली बेटा है। मैंने उसका असली रूप भी देख लिया है, लेकिन उसे जन्म मैंने ही दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी रक्षा करूंगी, मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह राजन के शरीर से तीर निकाल देती है। राजन दम तोड़ देता है। यह सब जानने के बाद भी श्रीकुट्टन एक राक्षस है। लीला उसकी रक्षा करने का फैसला करती है। इसके बाद वह भी वही सब करने लगती है जो पहले राजन अपनी माँ के लिए करता था। अब रोज श्रीकुट्टन के लिए कच्चा मांस और शराब लेकर आने लगती है। धीरे धीरे श्रीकुट्टन के सिर पर सींग निकल आते हैं और वह पूरी तरह एक राक्षस बन जाता है। यहीं पर इस सीरीज की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।